हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में हम लोगों ने देखा कि प्रोटॉन कैसे डिस्कवर्ड हुआ और जिसको नाम दिया गया स्टार्टिंग के टाइम में कैनाल रेज या जिसी को एनोड रेज भी कहा गया। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और प्रोटॉन का मॉस कितना है, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज पाया जाता है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम को आगे और ले चले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की डिस्कवरी हो चुकी तो बात होने लगी कि एटॉमिक मॉडल क्या है, एटॉमिक मॉडल कैसे आया सामने और किसी भी एटम के अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन किसी भी एटम के अंदर कहां होती है और प्रोटॉन कहां होते हैं, यानी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का किसी भी एटम के अंदर। इन सारी चीजों को जानने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात आई और एटॉमिक मॉडल्स जो हैं वो आने लगे। लेकिन हम लोग एटॉमिक मॉडल को पढ़ें इससे पहले एक और चीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या चीज है और रेडियो एक्टिविटी को हम लोग यहाँ क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे कि जो रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें अल्फा पार्टिकल्स का यूज किया गया था उस मॉडल को डिटरमिन करने के लिए। तो ये अल्फा पार्टिकल्स क्या है या अल्फा रेज भी इनको हम लोग कहते हैं, ये क्या चीज है और कहां से आई। तो रेडियो एक्टिविटी इसके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि अल्फा रेज जो होती है वो एक रेडियो एक्टिव रेज होती है जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से निकलती है। अब सवाल ये है कि रेडियो एक्टिविटी कहते किसे हैं, क्या चीज है, कैसे इसको हम लोग डिफाइन करें। तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, देखो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपने अंदर से कुछ एनर्जी निकालते रहते हैं, कुछ विशेष प्रकार की रेज निकालते रहते हैं, जिन रेज को रेडियो एक्टिव रेज कहते हैं। और इनके प्रॉपरली रेज निकालने की वजह से इनके मॉस में कुछ कमी आ जाती है। तो इस फिनोमिना को जो सेल्फ एमिशन होता है, रेडिएशन होता है, इसी फिनोमिना को हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब इनसे जो रेज निकलती हैं उनको रेडियो एक्टिव रेज कहते हैं। तीन तरह की ये रेज होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ये तीन रेज होती हैं जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के समय पे निकलती हैं और इस वजह से उस सब्सटेंस का जो मॉस है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो रेडियो एक्टिविटी क्या चीज है, कैसे हम लोग रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करेंगे, क्या लिखेंगे रेडियो एक्टिविटी के डिफिनेशन के लिए कि द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ spontaneous emission of active radiations the spontaneous emissions of active radiations by certain elements like uranium, radium, thorium, etc. called radioactivity and the elements are called radioactive elements। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे सर्टेन एलिमेंट्स हैं जिनमें से स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है एक्टिव रेडिएशंस का।
ठीक है। जैसे ये एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे यूरेनियम है, रेडियम है, थोरियम है, पोलोनियम है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर से एक्टिव रेडिएशन होते हैं और इसी एक्टिव रेडिएशन होने की जो प्रक्रिया होती है उसको रेडियो एक्टिव कहते हैं और इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो अब सवाल ये है कि रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे ये पता चला कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो अपने अंदर से कुछ रेडिएशंस निकालते हैं, इनके अंदर से कुछ सर्टेन टाइप्स रेडिएशंस जो है वो इमिटेड होते हैं, यानी सम टाइप्स ऑफ रेज आर इमिटेड आउट फ्रॉम दीस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। इस बात की पता कैसे चली, तो इस बात को सबसे पहले जो बताया तो हेनरी बैकरेल ने बताया, और हेनरी बैकरेल ने बताया कि जो कुछ ऐसे विशेष प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से कुछ रेडिएशंस निकलते रहते हैं। पता कैसे चला, हेनरी बैकरेल जो थे वो एक पेशे से फोटोग्राफर थे और उस समय में पिन होल कैमरा काम करता था। इस तरह से आज के समय की तरह से डिजिटल कैमरास नहीं थे, तो अभी वो पिन होल कैमरे के लिए जिंक सल्फाइड से पुती हुई प्लेट का इस्तेमाल किया जाता था जिसपे इमेज जो है वो इम्प्लांट किए जाते थे। तो पिन होल कैमरा का इस्तेमाल वो करते थे और कई सारे जिंक सल्फाइड से पुती हुई प्लेट्स उनके पास थे, उसको उन्होंने ड्रावर में रखा था और उस ड्रावर में थोड़ी सी मात्रा में थोरियम रखा हुआ था। अगले दिन उन्होंने देखा कि उस जिंक सल्फाइड से पुती हुई प्लेट पे बहुत सारी लाइनें बनी हुई हैं और उन्होंने जब उस ड्रावर का जो ऑब्जर्वेशन किया तो उसमें केवल थोरियम एक ऐसा सब्सटेंस निकला। तो उन्होंने सोचा कि डेफिनेटली इस थोरियम से ही कुछ किरणें जो हैं वो निकलती हैं। जिन्होंने इस जिंक सल्फाइड से पुती हुई प्लेट के ऊपर क्या किया, अपना इंप्रेशन डाला है। तो उन्होंने कहा कि ये जो एलिमेंट्स है थोरियम, इस थोरियम से कुछ सर्टेन टाइप्स रेडिएशंस होते हैं और इस तरह से रेडिएशंस देने वाले एलिमेंट्स को क्या नाम दिया उन्होंने, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अभी हेनरी बैकरेल ने क्या किया, इस चीज को एक्सपेरिमेंटेड किया और एक छोटा सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेकर के क्या किया, छोटा सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेकर के और इसके दोनों तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अरेंज कराया। तो उन्होंने देखा कि इसमें से कुछ किरणें ऐसी थी जो निकल करके नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई और कुछ ऐसी थी जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा करके डेविएटेड हो गई, लेकिन कुछ रेज ऐसी भी थी जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अनडेविएटेड थी। तो जो किरणें जो थी वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ी, इनको इन्होंने नाम दिया क्या, अल्फा रेज। इनको अल्फा रेज नाम दिया, जबकि जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ी इनको नाम दिया बीटा रेज, लेकिन जो अनडिफ्लेक्टेड थी उनको नाम दिया गया गामा रेज। पहले इस ऑब्जर्वेशन से पहले जिन रेज की बात होती थी वो केवल बैकरेल रेज कहलाती थी, जो हेनरी बैकरेल के नाम के ऊपर रखा गया था, तो उनको बैकरेल रेज कहते थे। अभी क्या हुआ, अभी इन रेज की प्रॉपर्टीज की स्टडी हुई और प्रॉपर्टीज की स्टडी से इनका नामकरण किया गया अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। तो अल्फा, बीटा एंड गामा रेज emitted from the radioactive substances, अल्फा, बीटा और गामा रेज जो होती हैं वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से क्या होती है, इमिटेड होती हैं। तो अल्फा रेज are positive in nature and get deviated towards negative plate in electric field. Beta rays are positive in nature. बीटा रेज जो थी वो नेचर में कैसी थी, पॉजिटिव थी and deviated towards positive plate
इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो गामा रेज थी, गामा रेज आर न्यूट्रल, गामा रेज कैसी थी, न्यूट्रल थी, एंड डू नॉट डेविएटेड in any direction when passes in an इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया गया तो इनके अंदर कोई डेविएशंस नहीं होता था, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर रही थी। तो अगर ये किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही थी, इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर न्यूट्रल इन नेचर, दे डू नॉट हैव एनी काइंड्स ऑफ चार्ज ऑन देम। इनके ऊपर किसी भी प्रकार का ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव कोई भी चार्ज इनके ऊपर पाया नहीं गया। तो इस चीजों को नोट करिए। फिर हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज। अल्फा रेज की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो बेटा लें कैरेक्टर्स देखते हैं अल्फा रेज का। अल्फा रेज के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो अल्फा रेज जो होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं एंड मेड अप ऑफ हीलियम प्लस 2 आयंस। अल्फा रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड and made up of He+2 particles, जो किससे बनी होती है, हीलियम प्लस 2 पार्टिकल से बनी होती है। यानी किसी भी अल्फा रेज को डिनोट करने के लिए हम लोग He+2 लिख सकते हैं। चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल इज 3.2 into 10⁻⁻19 कूलम। Charge on an alpha particle is 3.2 into 10⁻⁻19 कूलम। जो अल्फा रेज के ऊपर चार्ज होता है वो कितना होता है, 3.2 into 10⁻⁻19 कूलम। क्यों? क्योंकि ये हीलियम न्यूक्लियस होती है और एक हीलियम जो है वो +2 चार्ज तभी अटेन करता है जब वो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल देता है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर +2 चार्ज आता है और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन निकला तो उस एटम के अंदर 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इंक्रीज करेगा। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो टोटल कितने चार्ज इंक्रीज होंगे, 3.2 into 10⁻⁻19 कूलम। और इसका मॉस कितना होता है, 6.6 into 10⁻24 ग्राम। तो मॉस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 6.6 into 10⁻24 ग्राम। एक अल्फा पार्टिकल का जो मॉस होता है वो 6.6 into 10⁻24 ग्राम होता है। अब आइए बीटा रेज जो होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है, तो इलेक्ट्रॉनों से। बीटा रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बीटा रेज किससे मिलकर बनी होंगी, इलेक्ट्रॉन से। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होती हैं। कैसी होती हैं, नेगेटिवली चार्ज होती हैं एंड गेट डेविएटेड towards the positive plate in इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएटेड होती हैं।
तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। लेकिन अगर गामा रेज की बात करें तो गामा रेज आर न्यूट्रल इन नेचर। गामा रेज जो होती हैं वो नेचर में कैसी होती हैं? न्यूट्रल होती है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखें और जान लें कि एवरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट become half of its initial mass in a certain interval of time. तो याद रखने की बात है कि जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो एक निश्चित समय में अपनी इनिशियल मॉस का, अपनी मूल मात्रा का आधा हो जाते हैं। तो द टाइम पीरियड in which a radioactive element become half of its initial mass is called half-life. इसी को क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि रेडियम becomes half of its initial mass in 1850 years. It means half life of radium is 1850 years. ध्यान रखने की बात यह है कि किसी भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के समय रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती हैं। क्या निकलती हैं? अल्फा, बीटा और गामा रेज। अल्फा, बीटा and gamma rays emitted from a radioactive element during radioactive disintegration अभी अल्फा, बीटा और गामा के निकलने से क्या होता है? तो ध्यान रहे, अगर किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो ऐसे में उसके एटॉमिक मास में 4 की कमी होती है, लेकिन उसके एटॉमिक नंबर में कितने की कमी होती है? 2 की कमी होती है। लेकिन अगर मान लो कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अगर एक बीटा रेज निकलती है तो उसके एटॉमिक मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि एटॉमिक नंबर 1 यूनिट जो है वो इंक्रीज करता है। जबकि अगर गामा रेज निकलेगी तो ऐसे में किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। क्या चीज? कि अगर किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, मान लो कि X जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास A और एटॉमिक नंबर कितना है? B। अगर इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला तो मान लो कि सबस्टेंस जो बन रहा है वो क्या बना? Y। तो A-4 इसका क्या होगा? एटॉमिक मास, और B-2 क्या होगा? एटॉमिक नंबर। अब अगर मान लो कि एक बीटा रेज निकल रहा है, तो मान लो इसमें से एक बीटा रेज निकला तो ऐसे में जो Y बनेगा तो उसका एटॉमिक मास तो A रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होगा वो 1 यूनिट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, ये B+1 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि इसमें से गामा रेज निकलती है
तो ना तो एटॉमिक नंबर में और ना ही एटॉमिक मास में किसी भी चीज में कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो अगर एटॉमिक नंबर अगर अल्फा और बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे तो ऐसे में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर्स में चेंजेस होते हैं, और गामा पार्टिकल्स के निकलने से उसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होती। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी रेडियो एक्टिविटी को लेकर के। अब जो बात हुई वो सबसे पहले बात हुई किस चीज की, एटॉमिक मॉडल की। तो सबसे पहला जो मॉडल आया वो था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। एटम का जो मॉडल आया, जो पहला एटॉमिक मॉडल आया, उसको सर जे थॉमसन ने जो है वो दिया था, और जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वही सबसे पहला एटॉमिक मॉडल था जिसमें ये पता चला कि जो अल्टीमेट पार्टिकल्स हैं किसी भी एटम के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का प्रॉपर अरेंजमेंट किसी भी एटम में कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे, प्रोटॉन्स कहां होंगे किसी भी एटम के अंदर। तो सबसे पहला मॉडल जो आया एटॉमिक मॉडल, वो किसका मॉडल था, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या था, थॉमसन ने बताया कि एटम जो है वो शेप में स्फेरिकल होता है। एटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, और इस स्फेरिकल एटम में सबसे ज्यादा जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स के अंदर इस तरह से ऐसे धंसे हुए रहते हैं। ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द लार्ज मास ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन which is the positively charged particles uniformly distributed in an atom। एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड आर फ्लोटिंग इन द सी ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉनों के समुद्र को अगर हम लोग देखें तो उसके अंदर ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तैरते हुए होते हैं। थॉमसन के इस एटॉमिक मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, कि जैसे वाटरमेलन है, अगर इस वाटरमेलन को 2 इक्वल हाफ में चेंज कर दिया जाए तो वाटरमेलन के अंदर जो रेड ईडेबल पार्ट होता है उसको पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन कंसीडर कर देते हैं, तो जो ब्लैक कलर के सीड्स होंगे दे आर कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रॉन, उनको हम क्या मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। तो इस तरह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी एटम के अंदर उपस्थित होते हैं जिनके चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल और अपोजिट होता है, और इसीलिए जो एटम्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। यानी जो एटम्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो यही जो था वो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था जिसको 1898 में जे थॉमसन ने प्रपोज किया था। तो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल was proposed by Sir J.J. Thomson in 1898। 1898 में सबसे पहला एटॉमिक मॉडल जो है वो सर जे थॉमसन ने प्रपोज किया, यानी सबसे पहली जो स्ट्रक्चर थे एटम्स की वो किसने बताई, वो जे थॉमसन ने बताई। उन्होंने बताया क्या, उन्होंने बताया कि एटम कंसिस्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। क्या बताया कि एटम कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। जो एटम होता है वो एक यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। एटम कैसा होता है, एक यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड
distributed more or less uniformly, more or less uniformly। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ज्यादा या कम यूनिफॉर्म होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन ए प्रॉपर ऑर्डर्ड मैनर। ये प्रॉपरली ऑर्डर्ड मैनर में नहीं होते हैं, ये यूनिफॉर्म हो भी सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, लेकिन ये इसी इसमें होते हैं, इसी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स के अंदर इम्बेडेड होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर embedded in positively charged protons। समझ में आ रही बात? अभी क्या हुआ, इस मॉडल को देख करके लोगों ने इस मॉडल को क्या नाम दिया कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल is known as watermelon model, or it is known as Christmas pudding मॉडल, या इसी को क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी कहा गया। वाटरमेलन मॉडल या क्रिसमस पुडिंग मॉडल कहा गया। वाटरमेलन मॉडल या क्रिसमस पुडिंग मॉडल क्यों कहा गया, हमने आपको पहले बताया कि वाटरमेलन्स जो थे अगर उनको बीच से काट दिया जाए तो जो रेड ईडेबल पार्ट होगा जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉनों को बताता है, जबकि उसके अंदर जो ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं they are non uniformly distributed in the watermelon and they shows as an electron। वो इलेक्ट्रॉनों की तरह से शो करते हैं। क्रिसमस पुडिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि तो क्रिसमस पे जो केक बनाए जाते हैं उस केक का मैक्सिमम रीजन जो होता है वो डफ होता है, वो स्वेल अप होता है। अधिकतर रीजन जो होगा वो डफ और स्वेलिंग होता है, और उसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, करंट्स डाली जाती हैं, चेरीज डाली जाती हैं। तो these cherries are considered as an electron which are less or more uniform in the doped region of cake। तो doped region shows the positively charged proton, उसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, जबकि जो उसमें जो करंट्स लगे होते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज एन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉनों की तरफ से कंसीडर किए जाते हैं। तो ये था थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। लेकिन थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स थी, बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। हालांकि जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था वो एटम के न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा था कि एटम जो होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। इस बात को तो थॉमसन का मॉडल प्रूव कर रहा था, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो है वो बता नहीं पा रहा था। जैसे क्या चीजें नहीं बता पा रहा था, ये इस चीज को नहीं बता पा रहा था कि एक्चुअल में किसी भी पर्टिकुलर एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कैसे होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे एटम्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है और कुछ ऐसे एटम्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। तो अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स हैं तो ऐसे में इलेक्ट्रॉनों का प्रॉपर अरेंजमेंट कैसे होगा। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूवेबल पार्टिकल्स होते हैं, तो उनके मूव करने का पथ क्या होगा, इन सारी चीजों के बारे में थॉमसन कुछ नहीं बता पाए। तो क्या लिखेंगे कि ऑल्दो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम prove the neutrality of an atom। हालांकि थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वो न्यूट्रलिटी को प्रूव कर रहा था, इससे न्यूट्रलिटी जो थी वो प्रूव हो रही थी, बट this model cannot
cannot explain the exact revolutions या movement of electron, एग्जैक्ट पथ यहां लिखेंगे, एग्जैक्ट पथ ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहली चीज तो ये नहीं बता पाए। दूसरी चीज कि फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द थॉमसन मॉडल fail to explain about the electronic numbers। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए थॉमसन का मॉडल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स या इलेक्ट्रॉनों के जो मूवमेंट के पर्टिकुलर पथ होंगे उनको बता पाने में क्या हो गए, असमर्थ हो गए। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ऐसी कंडीशन में जब थॉमसन का मॉडल फेल हो गया तो एक नया मॉडल आया जिसको अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया और इसको क्या कहते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था, रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल कैसे दिया। रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल देने से पहले एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, देखो इन्होंने पतली सी एक गोल्ड की फाइल ली और इस गोल्ड के फाइल पर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करवाया। इस तरह से इन्होंने एक लेड का बना हुआ ब्लॉक बनाया और इसमें एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा। इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या होंगे, अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगी और ये अल्फा पार्टिकल्स जो थी वो इस गोल्ड फाइल पे जा करके टकराए। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है वो इस गोल्ड फाइल के आर पार चली गई। बहुत सारी अल्फा पार्टिकल्स जो थी वो इस गोल्ड फाइल के आर पार निकल गई, लेकिन कुछ ऐसी भी अल्फा पार्टिकल्स थी जो इस गोल्ड फाइल में जाने के बाद डिफ्लेक्टेड हो गई। इस तरह से कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थी वो डिफ्लेक्टेड हो गई, लेकिन वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स थी जो इसमें जाने के बाद क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई, यानी यहां से लौट करके चली आई। तो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल मतलब वन अल्फा पार्टिकल इन 20,000 में एक ऐसी अल्फा पार्टिकल भी थी जो गोल्ड फाइल्स थी उसमें जाने के बाद क्या हो गई, रिटर्न हो गई। तो क्या चीज इन्होंने देखा, देखो जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई थी, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल्स जो है वो विजिबल नहीं है। तो जब ये निकलेंगी तो जहां जहां निकलेंगी वहां पे क्या होगा, ल्यूमिनेंस क्रिएट होगा। जिंक सल्फाइड एक ल्यूमिनेंस सब्सटेंस होता है जिस पे अगर हल्की सी भी लाइट पड़े तो वो लाइट जो है वहां पे क्या करती है, वहां पे ल्यूमिनेंस उत्पन्न करती है, वहां पे चमक उत्पन्न करती है। तो इस चमक से इन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो इस गोल्ड फाइल के आर पार चले गए थे। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो 90 डिग्री से ज्यादा या 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री के एंगल्स पर डिफ्लेक्टेड हो गए थे, अपने पथ से डेविएटेड हो गए थे। लेकिन बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो इस गोल्ड फाइल में जाने के बाद क्या किए, गोल्ड फाइल में जाने के बाद वापस लौट आए। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस मिले। क्या मिला, 3 ऑब्जर्वेशंस मिला। तो आइए इसको हम लोग कैसे नोट करेंगे, ये फिगर फटाफट ड्रॉ कर लीजिए आप लोग और इसके बाद इसको हम लोग नोट करते हैं। कैसे नोट करेंगे,
कैसे नोट करेंगे? तो देयर आर थ्री ऑब्जर्वेशंस there are three observations found during the alpha particle scattering experiment. अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कितने ऑब्जर्वेशंस मिले? 3 ऑब्जर्वेशंस मिले। सबसे पहला ऑब्जर्वेशंस क्या था कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स passed through the gold file, अधिकांश जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फाइल के आर पार चले गए। कैसे? विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के। यानी अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो गोल्ड फाइल के आर पार निकल गए, उनके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देखा गया। दूसरा जो ऑब्जर्वेशंस मिला था वो क्या था कि वेरी फ्यू, या खाली फ्यू लिखें, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स deflected from its path at 90 degree or more than 90 degree angles। क्या हुआ कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज्यादा के एंगल्स पर क्या हुए? डिफ्लेक्टेड हुए। और तीसरा क्या देखा गया कि वेरी फ्यू का मतलब कि 1 in 20,000, 20,000 में कितना? एक। 20,000 में एक ऐसा अल्फा पार्टिकल्स था। कितना? 20,000 में एक ऐसा अल्फा पार्टिकल्स था where either deflected by very large angles or get bounce back। क्या था? बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो बहुत ज्यादा एंगल्स पर डिफ्लेक्टेड हुए या फिर वो क्या हो गए? बाउंस बैक हो गए। वो अपने पथ में जो है वो क्या किए? वापस आ गए। तो फ्रॉम दीज 3 ऑब्जर्वेशंस रदरफोर्ड एक्सप्लेन्ड अबाउट द एटम, अबाउट द नेचर ऑफ एटम। क्या एक्सप्लेनेशन दिया रदरफोर्ड ने? तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन था उसमें क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फाइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो गोल्ड फाइल से आर पार चले गए, उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इट मींस कि लार्ज स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। किसी भी एटम के अंदर जो अधिकांश हिस्सा है वो कैसा है? वो वैकेंट है, वो खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि ये अल्फा पार्टिकल्स जो होंगे वो निकल जाएंगे। अल्फा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, तो भी अल्फा पार्टिकल्स जो है वो अगर गोल्ड फाइल्स के आर पार जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि किसी भी एटम के अंदर अधिकांश हिस्सा जो होता है वो खाली होता है, वो वैकेंट होता है। ऐसा रदरफोर्ड ने बताया। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि मैक्सिमम स्पेस इन एन एटम are vacant, maximum space in an atom are vacant। it means atom is totally empty, यानी large region in an atom is empty। बहुत अधिक जो क्षेत्र है एटम का, जो बहुत ज्यादा हिस्सा है वो खाली है, उसमें कोई चीज नहीं है। तो पहले ऑब्जर्वेशन का तो ये एक्सप्लेनेशन मिला कि एटम का अधिकांश हिस्सा जो है वो कैसा है? खाली है।
लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो अपने पथ से डिफ्लेक्टेड हुए 90 डिग्री पर या उससे ज्यादा के एंगल्स पर। इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकलता है? तो रदरफोर्ड ने बताया कि अल्फा पार्टिकल चूंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और जब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होंगे वो किसी पॉजिटिव चार्ज के रीजन में जाएंगे तो उनके बीच में ही रिपल्सन क्रिएट होगा। और इन अल्फा पार्टिकल्स के अंदर अगर डिफ्लेक्शन हुआ है तो इसका मतलब ये है कि किसी भी एटम के सेंट्रल में कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल्स है, कुछ रीजन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जिसकी वजह से इन अल्फा पार्टिकल्स के अंदर एक रिपल्सन क्रिएट हुआ एंड ड्यू टू द रिपल्सन these alpha particles get deflected from its path at 90 degree or more than 90 degree angles। तो क्या चीज बताया रदरफोर्ड ने कि जो अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड हुए अपने पथ से उसका रीजन था कि एटम के अंदर डेफिनेटली कुछ ऐसा स्मॉल रीजन होगा जो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो ये भी बात तो लोगों के समझ में आई और उन्होंने इस बात को मान लिया। लेकिन फिर सवाल ये था कि जो तीसरा ऑब्जर्वेशन है कि very few alpha particles were either deflected by very large angle or get bounced back। What is its reason? तो इसके लिए जो रदरफोर्ड का एक्सप्लेनेशन था वो क्या था कि at the central region of an atom some positively charged materials is present and this centrally located region is very hard। It means कि something about the atom is concentrated in its region, in its central region। तो अभी ये हुआ कि इसके सेंट्रल रीजन में क्या चीज कॉन्सेंट्रेटेड हो सकती है? तो रदरफोर्ड ने बताया कि इस सेंट्रली लोकेटेड, इस सेंट्रली रीजन के अंदर जो है वो किसी भी एटम का एटॉमिक मास हो सकता है। और फिर लोगों ने पूछा, ये सवाल उठा कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज जो है एटम के सेंटर में, इसका मेन कारण क्या है? तो उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस नाम की एक रीजन है, या यूं कह लें कि जो सेंट्रली लोकेटेड रीजन है जो पॉजिटिवली चार्ज है वो न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। यानी प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एटम के सेंटर में उपस्थित जो सूक्ष्म, जो माइक्रो रीजन होता है उसके अंदर लोकेटेड होते हैं। इसीलिए उस रीजन का जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स डिसाइडेड द मास ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो एटम के मास को डिसाइड करते हैं एंड दिस मास इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ एन एटम एंड दैट सेंट्रली लोकेटेड रीजन in which all the mass of an atom is concentrated and having positive charge is known as nucleus। So the name nucleus was given by Rutherford। तो इस तरह से तीनों जो ऑब्जर्वेशंस थे, इन तीनों ऑब्जर्वेशंस के एक्सप्लेनेशन मिल गए। तो क्या मिला? सबसे पहला एक्सप्लेनेशन जो हम लोग देखेंगे अब, एक्सप्लेनेशन ऑफ these observations given by Rutherford। जो किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। जो रदरफोर्ड को ऑब्जर्वेशंस मिले थे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के, उसके जो ऑब्जर्वेशंस थे उससे क्या कंक्लूजन निकला, कौन सा कंक्लूजन आया सामने? तो सबसे पहला क्या था कि चूंकि अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो अनडिफ्लेक्टेड होते हुए फाइल के आर पार चले जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि एटम जो है वो, एटम के अंदर का अधिकांश जो स्थान है, जो प्लेस है वो कैसा है? खाली है। तो सिंस, पहला ऑब्जर्वेशन लिखेंगे हम लोग, सिंस मोस्ट of the alpha particles pass through the foil undeflected। चूंकि अधिकांश जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो इस फाइल से कैसे निकल गए?
अनडिफ्लेक्टेड निकल गए, इसका मतलब क्या हुआ? इट इंडिकेट्स दैट the most of the space in an atom is empty. जो अधिकांश स्पेस होता है किसी भी एटम के अंदर वो empty है, क्योंकि अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए? अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स जो है वो अनडिफ्लेक्टेड होकर के इस फाइल से निकल गए। इसका मतलब ये हुआ कि अधिकांश स्थान जो है वो कैसा है? एटम में खाली है। दूसरी चीज कि few alpha particles deflected from its path at 90 degree or more angles, तो it means, इसका मतलब क्या हुआ कि since few alpha particles get deflected from its path, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्टेड हुए किससे? अपने पथ से। इट मींस सम चार्ज या सम पॉजिटिव चार्ज present at the center of atom। इसका मतलब ये हुआ कि एटम के सेंटर पर कुछ पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, और अल्फा पार्टिकल्स भी जो है वो कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होने के कारण इनके बीच में क्या होता है? रिपल्सन क्रिएट होता है, और इसी रिपल्सन के कारण कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या हो जाते हैं? वो डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं अपने पथ से 90 डिग्री के एंगल्स पर या 90 डिग्री से ज्यादा एंगल्स पर। अभी अगली चीजें क्या हुई कि very few alpha particles bounce back on its path। इसका मतलब क्या हुआ? It means the positively charged region, the centrally located positive charge region, centrally located positive charge region is rigid। जो सेंट्रली लोकेटेड पॉजिटिव चार्ज रीजन है वो कैसा है? दृढ़ है, जिससे टकराने के बाद ये अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बाउंस बैक हुए। अब क्यों कुछ ही हुए? क्योंकि जो ये रिजिड हैं पार्टिकल्स का जो वो रीजन है, जो अल्फा पार्टिकल्स का पॉजिटिव चार्ज रीजन है जो कि रिजिड है, वो बहुत ही माइक्रो स्पेस कवर करता है, बहुत छोटा है। तो उस छोटे से स्पेस में एटलीस्ट एक या दो ही अल्फा पार्टिकल्स गए होंगे। तो दिस rigid region is very small। ये रिजिड रीजन जो है वो कैसा है? बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, और बहुत ज्यादा छोटा होने के कारण केवल कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो वहां से होकर के गुजरे होंगे। तो रदरफोर्ड ने इस स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रली लोकेटेड और रिजिड रीजन को नाम दिया, क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। इन्होंने क्या नाम दिया इसका? न्यूक्लियस नाम दिया। तो इस तरह से अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा एटम के अंदर एक नई चीज की डिस्कवरी हुई, जिसको क्या कहा गया? न्यूक्लियस कहा गया। तो Rutherford has given the name of this small
centrally located region. Rutherford has given the name of this small centrally located region. तो क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को रदरफोर्ड ने डिफाइन किया। क्या डिफिनेशन दिया कि न्यूक्लियस is the small positively charged centrally located region where the total mass of an atom is concentrated. न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज स्मॉल सेंट्रली लोकेटेड रीजन है जहां पे किसी भी एटम का जो टोटल मॉस होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। यानी एटम का मॉस जो है वो एटम के सेंटर में जो पॉजिटिवली चार्ज रीजन होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने जो है वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक नई चीज की खोज की जिसका नाम दिया गया क्या? न्यूक्लियस। अब जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई तो रदरफोर्ड ने यह भी बताया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन। और इन प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण ही न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो फिर भैया इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं? तो रदरफोर्ड ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स में होते हैं और इस सर्कुलर ऑर्बिट्स में ये मोशन करते रहते हैं, ये घूमते रहते हैं। तो इस तरह से अब क्या चीज आ गई? तो अब रदरफोर्ड ने अपना जो है वो एटॉमिक मॉडल दिया जिसको क्या कहा गया? जिसको कहा गया रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड के एटम का न्यूक्लियर मॉडल, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। यानी रदरफोर्ड ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया उसमें उन्होंने न्यूक्लियस का जो है वो एक्सप्लेनेशन दिया, न्यूक्लियस के बारे में बताया। तो इतनी चीजें आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, इन सारी चीजों को आप लोग प्रिपेयर करिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल के साथ। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या क्या चीजें बताई थी। तो इस अब तक के लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, यानी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और स्कूल स्टेज पर जो ऑर्गेनाइज होती है एग्जामिनेशंस उसमें भी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन अबाउट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिवन बाय रदरफोर्ड। तो जो 3 ऑब्जर्वेशंस मिले और इन 3 ऑब्जर्वेशंस के जो एक्सप्लेनेशंस थे, ये चीज बहुत ही मायने रखती है। इसलिए इस चीज को आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करिए, अपनी नोट खुद बनाइए और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर करिए ताकि ये चीजें साथ साथ प्रिपेयर होती चले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, किसके साथ? रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के साथ।